हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैं आपको बीएड से रिलेटेड प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च की फाइल चल रही थी। इस फाइल में हमने क्रियात्मक अनुसंधान के पद के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें हमारे परिणाम तक के हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे वो है प्रस्तावना। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में जिस समस्या पर प्रयोग या शोध किया जाता है उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है और यह भी लिखा जाता है कि शिक्षक किस प्रकार से उस पर कार्य करेगा। प्रस्तावना हेडिंग हमारी जब बनेगी तो उसमें टीचर्स अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उस क्लास में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त विवरण देगा, उसके बारे में लिखेगा और उससे कैसे वो दूर करेगा इसके बारे में भी वहाँ पर बताना होता है। समस्या जिन समस्या का क्रियानुसंधान अथवा प्रयोग करना है उसे स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको हमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वहाँ पर लिखना होगा। समस्या की व्याख्या करनी होगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी समस्या की व्याख्या। इसमें यह विवरण दिया जाता है, समस्या की व्याख्या हेडिंग, इसमें यह विवरण दिया जाता है कि किए विषय में शिक्षक के प्रमुख यह समस्या उत्पन्न हुई है और किस प्रकार से यह समस्या उत्पन्न हुई है, वास्तविक समस्या किस प्रकार की है और उसका क्या अर्थ है, इस पर भी संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, किस विषय में है, ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई है, किस प्रकार से ये उत्पन्न हुई है, वास्तविक ये समस्या किस प्रकार की है, इन सब और ये समस्या का क्या अर्थ है, इन सब के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल हमें वहाँ पर देनी होती है। फिर परिकल्पना के बारे में हम लिखेंगे कि किसी भी परियोजना पर कार्य करते समय कुछ बातों को आधार मान लिया जाता है। जैसे विज्ञान पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि से व्याख्यान वार्तालाप विधि अधिक उत्तम है। यही परिकल्पना कहलाती है। जो परियोजना समाप्त होने पर सत्य या असत्य घोषित की जाती है। परिकल्पना यानी जब हम योजना बना रहे होते हैं उस समय हम किन बातों को आधार हम मान रहे हैं उसको हम परिकल्पना में करते हैं। जैसे कि विज्ञान को अगर हम एक्सप्लेन करने व्याख्यान विधि से बेटर है कि हम उसे एक दूसरे से बात करके वो सब्जेक्ट्स पढ़ाएं तो वो ज़्यादा बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ये होती है परिकल्पना। शिक्षक अपनी समस्या के समाधान पर पहुंच जाता है। ठीक है, अगर वो बातचीत करता है और उसमें सत्य असत्य उसी बातचीत के दौरान उसी में ढूंढता है तो उससे क्या होती है, उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाने से। मूल्यांकन प्राप्त परिणामों का जो परिकल्पनाओं का आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक अपनी परिकल्पना की पुष्टि करता है। लास्ट में इसका मूल्यांकन किया जाता है। आपने समस्या को एक टीचर्स ने कहा तक कि उसे सॉल्व कर लिया, उसका मूल्यांकन किया जाता है। परिणामों का नवीन परिस्थिति में उपयोग। यदि परिणाम परिकल्पना की पुष्टि कर देते हैं तो शिक्षक को इन परिकल्पनाओं को अन्य क्षेत्रों में भी दोहराना चाहिए। अगर जो आपकी परिणाम है परिकल्पना वो सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है, आपका जो तरीका वो जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो उसमें काफ़ी आप देखेंगे कि सुधार हो गया है, तो आपकी जो परिकल्पना है इसे अन्य क्षेत्रों में भी आप दोहरा सकते हैं। यह शिक्षक के व्यवहार, स्वभाव तथा उसकी पाठन विधि, शिक्षण नीतियों, तकनीकियों में सार्थक परिवर्तन लाती है। परिणामों के द्वारा ही शिक्षक अपने व्यवहार में, स्वभाव में, उसके पढ़ाने के तरीके में अगर अच्छा होगा तो वो अपनी स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करेगा और अगर थोड़ी बहुत कमी रहती है या नहीं सक्सेसफुल होता तो दूसरी तकनीक
दूसरे तरीके ढूंढे जाते हैं। शिक्षा नीति, तकनीक, इन सब में वो उसी अकॉर्डिंग, परिणामों के अकॉर्डिंग वो सुधार करता है। इनके द्वारा दिए गए निष्कर्ष व्यवहारिक रूप से सफल होते हैं। जो भी इसमें निष्कर्ष दिए जाते हैं वो सब व्यवहारिक रूप से सफल होते हैं। इन्हें करने में कम समय लगता है, आपको कम समय लगेगा इसे। ये अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है। ये कम खर्चीली होती है, इसमें इतना हमें खर्च नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। देखिए ये जितने सारे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये थ्योरी पार्ट्स हैं, ठीक है। एक्सेल रिसर्च की फाइल में हम डायरेक्ट अपना प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं लिखते हैं, कुछ पेजेस हमें थ्योरी के लिखने होते हैं। मैं इस समय आपको थ्योरी ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं, यह स्थानीय महत्व का होता है। इसके निष्कर्ष व सामान्यीकरण नहीं किया जाता, इसके निष्कर्षों में सामान्यीकरण नहीं किया जाता है। दो ही इसकी सीमाएं हैं, एक स्थानीय महत्व होता है, जिस जगह में आप पढ़ा रहे हैं बस उसी लेवल तक के ही होता है, और इसको हम सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से हमारा है प्रैक्टिकल पोर्शन, ये क्रियात्मक पक्ष था। पीछे अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है, ठीक है, ये सब चीजें जो है हमारे, ये सब हमारा जो है सैद्धांतिक पक्ष है, और ये सब थ्योरी पार्ट है। आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें हमने अभी तक के आपको जितनी बताई हैं इसमें, ये सब थ्योरी पार्ट्स है। देखिए यहाँ पे आपका अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए, सॉरी इंडेक्स अगर देखा जाए, तो आपके प्रस्तावना, अनुसंधान का अर्थ, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार, क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, क्रियात्मक अनुसंधान के पद, क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं, क्रियात्मक अनुसंधान के बस ये सॉरी 9th वाला पॉइंट नहीं होगा, हाँ यहाँ तक के आपके 8th पॉइंट्स यानी पेज नंबर 26 तक के मैं आपका, ये सारे आपके क्या है, सैद्धांतिक पक्ष, ठीक है। सैद्धांतिक पक्ष जो होंगे आपके ये थ्योरी पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसके बाद का यहाँ से ये इसके नीचे पॉइंट नंबर 10 से क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। विद्यालय में अनुसंधान का महत्व, समस्या से संबंधित कारणों का विश्लेषण, परिकल्पना, परिणाम, क्रियान्वयन विधि, ये सब हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। अब क्रियात्मक अनुसंधान में जो प्रैक्टिकल पार्ट्स होते हैं, आइए हम उनको देखते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट्स को हमेशा नए पेज से लिखा जाएगा। इसके लिए आप ऐसा नहीं जहाँ पे आपका थ्योरी खत्म हो गया वहीं से आपने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। प्रैक्टिकल पार्ट्स के लिए नया पेज लीजिएगा। चाहे आपने देखा होगा पीछे मेरी थ्योरी जो है हाफ पेज पे भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी नया पेज लिया, क्योंकि रूल यही होता है कि आप प्रैक्टिकल के लिए, जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है क्रियात्मक पक्ष, उसके लिए आप नया पेज ही लें। अच्छा, इसमें आपकी जो है सामने ये हेडिंग्स दिख रही है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसको आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब ये हेडिंग्स देख लेते हैं कौन कौन सी है। समस्या, थ्योरी में मैंने आपको बताया कि आप समस्या में क्या लिखेंगे। विद्यालय का नाम, जहाँ से आपने किया होगा उस विद्यालय का आप नाम लिखेंगे। क्लास, सब्जेक्ट, विद्यार्थियों की संख्या, और अनुसंधानकर्ता का विवरण। अनुसंधानकर्ता के विवरण में आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी शैक्षिक योग्यता लिखेंगे, और शिक्षण अनुभव लिखेंगे। ये चीजें आप लिखेंगे। आइए देखते हैं कि समस्या क्या थी। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट्स थी, तो मेरे सब्जेक्ट्स को लेकर के क्या समस्या थी, आइए देखते हैं। कक्षा में छात्र छात्राओं का अर्थशास्त्र विषय में रुचि का न होना। देखिए जो मेरा सब्जेक्ट था, मुझे क्लास 9 मिला था पढ़ाने के लिए, और यहाँ से बच्चों का इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के बच्चों के लिए अलग सब्जेक्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ठीक है। तो उनको इस सब्जेक्ट्स में ना तो इसका बेस पता होता है, ना
उतने अच्छे से उन्होंने नहीं पढ़ा होता है और उनका इस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। ठीक है, आप समस्याएं बहुत सी ले सकते हैं। जैसे अगर मैथ्स के बच्चे होंगे तो मैथ्स में पहुंच सकते हैं कि बच्चों को फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, कि कक्षा में छात्र छात्राओं को फॉर्मूले, ये सूत्रों का ज्ञान नहीं होना, ठीक है, या सूत्रों को नहीं समझ पाते हैं, या फिर ये सब कि कोण टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होना या रेखा गणित में इंटरेस्ट नहीं होना। ठीक है, इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं मैथ्स के। ठीक है, अगर साइंस के लेंगे तो उन्हें टर्म्स ही नहीं पता होते हैं कि कौन कौन से किस टर्म का क्या मतलब होता है, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होता है, बच्चों को विलय विलयन ये सब नहीं पता, तो ये सब समस्याएं ही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की समस्याओं को लिया जाता है अपनी क्लास में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। विद्यालय का नाम आप जब भी अपना प्रैक्टिकल करें तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स लीजिएगा, स्कूल की प्रॉब्लम्स लेकर के मत करिएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, वहाँ आप अपना सब्जेक्ट पढ़ाने गए हैं और आपको अपने सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स को ही लिखना है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स में बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही वो, ये नहीं लिखें कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है या बच्चे स्कूल नहीं आते हैं या फिर इस तरह की कोई समस्या आप इसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये जैसे मेरा सब्जेक्ट था कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में रुचि का ना होना, प्रैक्टिकल में भी मुझसे यही पूछा गया था कि आपकी क्लास की समस्या क्या थी। तो यही बताया था कि अर्थशास्त्र में रुचि का ना होने का मतलब पूछा था भाई कि क्यों नहीं थी। बच्चे ने जब कॉमर्स में इंटरेस्ट होगा तभी लिया होगा, क्योंकि वो बताया था कि कॉमर्स में अर्थशास्त्र में बहुत से ऐसे टर्म्स या टॉपिक शब्द थे जैसे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो गया, उपभोक्ता, संप्रेषण, इस तरह के वर्ड्स बच्चों को समझ भी नहीं आते थे, इनका मतलब क्या होता था। इस वजह से उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता है। समस्या बड़ी थी, लेकिन इसको देखिए मैंने कितनी शॉर्ट में लिखा है कि अर्थशास्त्र में रुचि का ना होना। एग्जामिनर आपसे तुरंत ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई पसंद से ही तो लिया होगा, तो फिर बाद में क्यों नहीं बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहा। तो उसकी वजह ये है कि वहाँ उसमें वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता था, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता था। तो इस तरीके से आप अपने समस्या को बाद में एग्जामिनर्स के सामने डिटेल में बता सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही लाइन में, 2 से 3 लाइन में ही प्रॉब्लम्स लिखनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं उसी विद्यालय में आपको एक्शन रिसर्च भी करना होता है। ठीक है, तो वहीं पर ही आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है। जो आपकी क्लास होगी वो आप लिखेंगे। मेरा क्लास 9th था तो मैंने 9th लिखा है। जो आपका सब्जेक्ट्स होगा आप वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या आपकी क्लास में जितनी थी आप उतनी लिखेंगे। मेरी क्लास में 30 थी, आप 30 मत लिखिएगा, या अगर आपकी 30 होगी तो 30 ही लिखिएगा, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आपके विद्यार्थियों की वहाँ संख्या होगी आप वही लिखिएगा। अनुसंधानकर्ता का विवरण, जो एक्शन रिसर्च कर रहा है, यानी कि अगर मैंने देखी समस्या तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा, अगर आप एक्शन रिसर्च में अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, शैक्षिक योग्यता आपकी बीएड ही होगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई शैक्षिक योग्यता नहीं लिखी जाएगी। शिक्षण अनुभव 4 महीने का है। 4 महीने का इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस कॉलेज में मैंने 4 महीने की इंटर्नशिप की थी। ठीक है, तो शिक्षण अनुभव 4 मंथ्स यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, देखिए ये प्रस्तावना, उद्देश्य, ये सब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। अब देखिए वो थ्योरी पार्ट था, ये प्रैक्टिकल पार्ट में कैसे आया है, आइए इसको देखते हैं। विद्यालय में कक्षा 9 के छात्र छात्राओं द्वारा अर्थशास्त्र विषय में रुचि न लेने की समस्या एक गंभीर समस्या है, जिसकी जानकारी उनकी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ। इस समस्या के कारण शिक्षक को पाठ को आगे बढ़ाने में व पाठ के शिक्षण बिंदुओं को दूसरे पाठ की कड़ी से जोड़ने में कठिनाई हो रही थी। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप
अन्य विषय की अपेक्षा अर्थशास्त्र की परीक्षा में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। कि वहाँ पे जब मैं इंटर्नशिप करने गई थी तो वहाँ पे बच्चों को इकोनॉमिक्स विषय में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसका ये इफेक्ट हुआ कि उनके उस सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स को प्रस्तावना में मैंने पूरे शॉर्ट में मतलब डिटेल से बताया। वहाँ पे समस्या को 2 से 3 लाइन में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन कैसे किया कि एक तो बच्चों को अर्थशास्त्र विषय में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, अब जब इसमें इंटरेस्ट नहीं था तो उनको ये, और इसके बारे में जब उनका टेस्ट हुआ था मंथली टेस्ट, तो उसमें मुझे पता चला था, मंथली जो टेस्ट होते हैं सीसी पैटर्न पे, उसमें मुझे पता चला था। और इस समस्या को, इससे क्या हो रहा था कि मैं बच्चों को जो चैप्टर पढ़ा रही थी, जैसे बच्चों को अगर क्रय विक्रय पढ़ाया, उपभोक्ता वाला चैप्टर पढ़ाया था, फिर क्रय विक्रय पढ़ाया था, फिर ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन चैप्टर मेरे पास आया था तो बच्चों को यही कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, क्रय विक्रय, आयात निर्यात और उपभोक्ता। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं पता था। उत्पादक, उपभोक्ता, मध्यस्थ कौन होते हैं, ठीक है, इन सब में उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उनको फिर ग्लोबलाइजेशंस ऑटोमेटिकली नहीं समझ में आया, क्योंकि बेस तो यहीं से ही बन रहा था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, जिससे बच्चे आगे भी मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, और जिससे क्या हो रहा था, बच्चे कम मार्क्स। अब उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपकी 8 नंबर की हेडिंग होगी। उद्देश्य में होगा कि विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र विषय में रुचि उत्पन्न करके उनको स्व अध्याय के लिए प्रेरित करना। जब तक बच्चे खुद से नहीं पढ़ेंगे, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले कभी भी फायदा नहीं करता है। तो होता है कि अगर कोई चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे होते हैं तो हमेशा हम बच्चों को एक दिन पहले बता देते हैं कि बच्चों कल हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उसको पढ़ कर आइएगा। कहते हैं कि नहीं, ताकि वो 1-2% चैप्टर्स के बारे में उन्हें जानना होता है, वो अगर एक दिन पहले पढ़कर आते हैं तो जिस दिन हम समझाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। 50-60% काम फिर वहीं पर हो जाता है। बाकी काम जो होता है, हम लास्ट में जब चैप्टर की समरी पढ़ाते हैं 80% काम वहाँ हो जाता है। फिर बाकी जो बचा 20% वो जब क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो उनका वहाँ पे क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे ने चैप्टर ही एक दिन पहले नहीं पढ़ा और हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका क्या हो रहा है कि चैप्टर्स अगर पहले पढ़ लेता तो उसके अंदर क्वेश्चंस डेवलप होते कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उसने चैप्टर ही नहीं पढ़ा और हम उसको गीता का पाठ सुनाते जा रहे हैं और लास्ट में उसने पूछ लिया कि सीता कौन थी। तो वही चीज़ होगी ना कि आपने पूरी कहानी बता दी और लास्ट में वो पूछ रहा है कि मुख्य नायिका कौन थी, तो पढ़ाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद उस चैप्टर्स को एक बार रैंडमली रीड नहीं किया। तो मेरे सब्जेक्ट्स का जो मेन उद्देश्य मेरा यही था कि बच्चे जो हैं खुद से पहले एक दिन पहले चैप्टर्स पढ़ें, उनको खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों को पाठ्य अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना। बच्चा अगर खुद पहले से घर से चैप्टर एक बार रीड करके आएगा तो अपने आप ही उसके मन में अगले दिन कि मुझे टीचर से ये क्वेश्चन पूछना है, ये हैबिट अपने आप डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर पढ़ेगा ही नहीं खुद से तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। तो मेन यही है कि पाठ जब मैं पढ़ा रही हूँ तो एक दिन पहले आके, और उसके बाद अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो तब उसके मन में कुछ क्वेश्चंस उठे, उसको प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना। देखिए चीज़ मुझे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ ना, यही सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर भी पूछता है कि आपने, वो सिंपली आपसे पूछेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी। तो अगर आपने प्रॉब्लम बता दी, वो इंटरेस्ट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अच्छा अगर आपके सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था तो फिर कैसा इंटरेस्ट नहीं था भाई बच्चे ने। इस तरह के क्वेश्चन वो आपको घुमाने के लिए पूछते हैं। ठीक है, प्रोफेसर्स ऐसे क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछते हैं। अगर आपने उसका भी सही से जवाब दे दिया तो पूछेंगे आपने कैसे बच्चों की हेल्प करी। ठीक है, तो वो हेल्प करने वाला पॉइंट्स आपका यहीं से उठा देगा उद्देश्य से कि आपने कैसे मतलब सॉल्व करना शुरू किया, या आपकी प्रॉब्लम्स जो थी आपने क्या
कैसे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्या लिया। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं आपको एक बार एक चीज़ कह के पॉइंट एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य पूर्ण न होने का मुख्य कारण उनके विषय अर्थशास्त्र में रुचि व भय का होना, जिसे दूर करने का प्रयास किया गया। बच्चे होमवर्क नहीं करके ला रहे थे, चैप्टर्स पढ़ाया, चैप्टर्स में कुछ एक्सरसाइज थी और अगले दिन आई नहीं, ठीक है। तो ये होता है कि उनका या तो वो काम चोरी कर रहे होते हैं, या फिर उनका जब काम चोरी बच्चा तभी करता है जब उसे उस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। सिंपल से अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद होती तो हम नहीं करते हैं उसको, चाहे कोई कुछ भी कहते, लेकिन अगर हमें वो चीज़ अच्छी लगती तो हम वो काम करते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे 3 उद्देश्य था। एक तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पहले तो मैं खुद पढ़ने के लिए चैप्टर को प्रेरित करना था, फिर उन्हें क्वेश्चंस पूछने के लिए कि भाई क्वेश्चंस पूछो आप जब चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद आप चैप्टर पढ़ने के बाद सब कुछ करने के बाद होमवर्क करके, और अगर होमवर्क नहीं होता है तो इस डर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है मेरी 9 नंबर की थी, विद्यालय में अनुसंधान का महत्व। जो मैं कर रही थी उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, उसके बारे में क्या महत्व है। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि विद्यालय में अर्थशास्त्र शिक्षा रोचक ढंग से किया जाए तो छात्र छात्राओं में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण गृह कार्य करने में भी रुचि होगी, जिससे विद्यालय में शिक्षण स्तर में सुधार होगा तथा विद्यालय का परीक्षाफल स्तर भी उठाया जा सकता है। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है, ये सभी पता है कि जब हम कोई भी मार्केट का कुछ भी काम करना होता है, चाहे हम एक पेंसिल ले लें या एक पेंसिल से लेकर के अपनी बुक्स तक के, हम इकोनॉमिक्स में ही ये सब चीज़ें हम जानते हैं कि कैसे क्रय विक्रय होता है, छोटी चीज़ें होती हैं। तो इसमें बच्चों को इस सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट नहीं होगा तो उन्हें मोल भाव करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कैसे पता होगा, उसकी क्वालिटी के बारे में। तो इकोनॉमिक्स को इस तरीके से पढ़ाना है कि उनके अंदर इस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। और वो अपना घर का जो भी काम होता है, गृह कार्य, उनको होमवर्क जो मैं देती थी उसमें उनको करने में इंटरेस्ट लगे, ठीक है। अगर वो प्रॉपर चैप्टर पढ़कर आएंगे, एक दिन पहले क्वेश्चंस करेंगे, उनका सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा, होमवर्क करके लाएंगे, तो सीधी सी बात है कि इतना सब करने के बाद बच्चे का रिजल्ट्स तो अच्छा आएगा ही, क्योंकि वो पढ़ाई में ध्यान देगा, तो परीक्षा फल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। समस्या का क्षेत्र अगर देखा जाए, समस्या का क्षेत्र था, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा, ठीक है, जहाँ पर है उस जगह का नाम, ठीक है, कौन सा क्लास है वो लिखेंगे। तो यहाँ के विद्यार्थियों के विषय में रुचि ना लेना एक समस्या थी, कि इकोनॉमिक्स विषय में रुचि नहीं ले रहे थे। समस्या का विशिष्ट रूप अगर देखा जाए तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। विद्यालय के छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में रुचि ना लेना, इस समस्या का अध्ययन करना, इस समस्या का हम अध्ययन कर रहे थे। अपने कॉलेज का नाम, ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो लिखेंगे, ठीक है। मेरी जो प्रॉब्लम्स थी मैंने वो लिखी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो लिखेंगे, आपका जो कॉलेज होगा, जिस कॉलेज में आप एक्शन रिसर्च कर रहे होंगे बच्चों के ऊपर, जिस क्लास के ऊपर, वो लिखेंगे, ठीक है। समस्या से संबंधित कारणों का विश्लेषण करना। समस्या के कारणों का विश्लेषण निम्न तालिका के अनुसार किया जा सकता है। ये समस्याओं के लिए एक तालिका बनाई थी। इस तालिका को एक बार देख लेते हैं। एक तरफ क्रम संख्या लिखी थी, दूसरा कारण लिखा था, तीसरा साक्ष्य, फिर अनुमान या तथ्य, शोधकर्ता का नियंत्रण, और यहाँ पे उनको रैंकिंग दी गई थी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कारण थे। सबसे पहला जो कारण था वो था अर्थशास्त्र में रुचि का ना होना, यानी जो आपकी समस्या होगी वो लिखेंगे यहाँ। साक्ष्य, जब आपने निरीक्षण किया, ठीक है। अनुमान तथ्य जो उनकी आंसर शीट वगैरह मुझे मिली थी उससे।
शोधकर्ता नियंत्रण, स्थिर नियंत्रण के। ठीक है, प्रथम। सेकंड था अर्थशास्त्र की कक्षा में व्याख्यान को ध्यानपूर्वक ना सुनना, कि बच्चे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से नहीं सुनते। जब रुचि ही नहीं होगी तो ध्यान से कहाँ से सुनेंगे वो। तो अगर रुचि हो जाएगी तो ध्यान से अपने आप ही सुनने लग जाएंगे। निरीक्षण, तथ्य, स्थिति नियंत्रण द्वितीय। थर्ड है कारण, शिक्षकों द्वारा सही शिक्षण विधियों व उचित सहायक सामग्री का प्रयोग न करना। शिक्षण तभी अच्छा होता है जब आप एक अच्छी सहायक सामग्री का यूज करते हैं। अगर अच्छी सहायक सामग्रियां नहीं यूज करते, आप अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, तो आपका टीचिंग करना उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें पूछताछ से पता चला कि उन्होंने बताया कि सहायक सामग्री का यूज नहीं हो रहा था क्लास में, ऐसे ही बता दिया जाता है। फिर अनुमान और नियंत्रण और तृतीय, ये तो फिर मेरे नियंत्रण थे कि मैं सहायक सामग्री मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको सहायक सामग्री का यूज करूँ। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षकों का पीछे की कतार में बैठे छात्र छात्राओं पर उचित ध्यान का अभाव होना, लास्ट बेंचेस के ऊपर ध्यान न देना। सिंपल सा एक तरीका होता है कि किसी भी क्लास में जब पढ़ाने जाओ तो उस क्लास के बारे में कि कौन बच्चा कितना शरारती है, कौन बच्चा कितना बातूनी है, उनकी डिटेल निकाल दो पहले से ही। सिंपली अगर किसी कंट्रोल में बच्चे बहुत शोर कर रहे होते हैं या बदमाशियां कर रहे होते हैं क्लास, क्योंकि हर स्कूल में एक क्लास ऐसा होता है जो मैनेजमेंट भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उस क्लास के अगर आप क्लास टीचर बन के जाते हो तो समझ लीजिए सबसे मुश्किल काम वही होता है कि उस क्लास को सबसे पहले शांत रखना। तो शांत रखने के जरूरी है कि जो वहाँ के पहले टीचर्स हों उनसे ये पहले से जान लो कि कौन बच्चा कैसा है, उसके नाम और डिटेल। बस जिस दिन आप एंट्री करो ना उसी दिन उनको अलग अलग कर दो, पूरी क्लास अपने आप ही शांत हो जाती है। तो ये तो तरीका होता है कि भाई पहले क्लास को शांत करने का। ठीक है, तो अब शिक्षक का पीछे की कतार में छात्र छात्राओं पर उचित ध्यान का अभाव होना। ठीक है, क्लास में जो टीचर्स हमारे पहले रहे होंगे उन्होंने बच्चों में उतना ध्यान नहीं दिया जो पीछे वाले सीट में बैठे थे। तो ऐसा कुछ पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि हाँ, जब आप किसी दूसरे के रिप्लेसमेंट में आते हो तो पता चल जाता है। अनुमान तथ्य था, ये नियंत्रण में थी। और चतुर्थ परिकल्पना। परिकल्पना की अगर हम बात करें तो प्रथम परिकल्पना ये थी हमारी। प्रथम परिकल्पना, अर्थशास्त्र को अधिक रोचक बनाने के लिए उसे रोचक ढंग से पढ़ाया जाए और पाठ को सहायक सामग्री के द्वारा पढ़ाया जाए तथा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाए तो उनमें अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। सिंपली मैंने यही किया था कि मैंने प्रोजेक्टर पे कंप्यूटर पे पीपीटी बना करके और चार्ट के द्वारा ही उन्हें अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, जिससे उन्हें वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया था और वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ठीक है, सेकंड मेरा स्टेप था कि यदि विद्यार्थियों को प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाए तो उनका प्रतिदिन जांच किया जाए, तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में सुधार किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि 30 क्लास के बच्चों में अगर हम हर एक बच्चे का होमवर्क चेक करने लग जाएं तो इसी में 15-20 मिनट निकल जाते हैं। जब भी आपकी क्लास हो स्टार्ट हो, क्लास में कम से कम 5 अपनी क्लास में अकॉर्डिंग टू 30 बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने 5 स्टूडेंट्स ऐसे सेलेक्ट किए थे जिनका काम था कि मेरे आने से पहले बच्चों के होमवर्क चेक करना। ठीक है, तो उनको रो वाइज मैंने डिसाइड कर दिया था कि इस बच्चे के अंडर में इतने बच्चे हैं और आपका काम है कि आपका होमवर्क चेक करना। ठीक है, और सडनली अब ये नहीं कि आपने अगर किसी 5 बच्चों को जिम्मेदारी दे दी तो बस फिर आप फ्री हो गए कि हाँ वो आपको सही डिटेल ही दे रहा है वो 5 बच्चे। ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए आपसे झूठ बोल देंगे। तो इसलिए आप रैंडमली
एक राउंड सबसे कह सकते हैं कि अपने अपने होमवर्क्स खोल के रखो, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो आप एक राउंड लगा दीजिए क्लास में, एक एक बच्चे को अपना अपना होमवर्क दिखाओ, उस समय आप देखते हुए चलिए। तो उन 5 बच्चों को भी अपना काम ईमानदारी से करना पता रहेगा, तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि इन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, तो ये मैं जांच करने का तरीका बता रही कि 30 मिनट्स की क्लास में अगर आपको 30 बच्चों के होमवर्क चेक करने हैं कि वो तो आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि मैं इस तरीके से करती थी। सडनली किसी भी एक बच्चे को बुला करके उसका होमवर्क देख लेती थी, तो इससे बच्चों के अंदर डर था कि कब पता नहीं किसका नंबर आ जाए। ठीक है, दूसरी परिकल्पना यही थी कि बच्चों का, अब मैंने ये तरीका बता दिया कि आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप ऐसे अपना होमवर्क चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि विद्यार्थियों को प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाए तो उसको प्रतिदिन जांच की जाए, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, होमवर्क चेक करना टीचर की जिम्मेदारी होती है और होमवर्क करके लाना स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है, तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी होती है। प्रथम परिकल्पना के क्रियात्मक की पुष्टि हेतु रूपरेखा। अब हम जो हमारी प्रथम परिकल्पना थी उसके लिए हमने एक टेबल बनाई है। एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल में ऐसे करके हम टेबल बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, क्रियाएं, विधि, साधन और समय लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसको यहीं पे हम रोकते हैं। आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा क्रियात्मक अनुसंधान की प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड, उसमें मैं इसी के आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को मैं वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ठीक है, अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जिसे मैं आपको बताऊंगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू।